नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन मिक्सिंग सॉलिड सॉल्यूट इन प्योर वाटर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन रिड्यूसेस बाय 5%। बच्चों इस बार टर्म चेंज हो गया। अभी तक मैंने आपको रिड्यूस टू, डिक्रीज टू या अप टू वाली बात बताई थी। तो जब भी डिक्रीज टू या लोअर टू लिखा हुआ आ जाए तो फाइनल वैल्यू आपके पास गिवन होती है। लेकिन जब भी लिखा हुआ आ जाए बाय, रिड्यूसेस बाय या डिक्रीजेस बाय, तो उसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? उसका मीनिंग होता है कि इनिशियल जितना भी है उसमें से इतना रिड्यूस हो रहा है। तो आप इनिशियल में से इतना रिड्यूस करोगे तो आपको फाइनल वैल्यू मिलेगी। ये डिफरेंस मैं आपको समझाना चाहता हूं कि टू और बाय में क्या मीनिंग हुआ। फाइंड द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। आपको मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, स्मॉल m। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? इक्वेशन थर्ड बच्चों, दैट इज एवरग्रीन फॉर्मूला। तो करते हैं बच्चों। लेट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बच्चों कभी भी आपको कोई वैल्यू परसेंटेज में अगर गिवन हो तो आप इनिशियल को कितना मान सकते हो? 100। लेट मान लिया। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन रिड्यूसेस बाय 5%। 5% से रिड्यूस हो रहा है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इनिशियल यानी 100 में से 5 रिड्यूस करोगे तो फाइनल कितना आएगा? 95। ठीक है। अब इक्वेशन थर्ड जो थी हमारी एवरग्रीन, उसमें हम पुट कर देंगे। पी नॉट है 100, सॉल्यूशन का प्रेशर हमने निकाल लिया 95, पी सॉल्यूशन 95, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये मेरे पास आ गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट 5 अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 95, डिवाइड किया ये आया 1 अपॉन 19। तो यहां से मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गए 1 और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आ गए 19। क्लियर है? बात समझ आ रही? तो इस पूरे क्वेश्चन में मेन इंपॉर्टेंट बात क्या थी? बस ये वाली जो हमें समझनी थी, रिड्यूसेस बाय वाली बात। अब आगे कैसे करेंगे बच्चों? तो मेरे पास सॉल्यूट के मोल्स आ गए 1, सॉल्वेंट के मोल्स आ गए मेरे पास 19, सॉल्वेंट के मोल्स मेरे पास आ गए हैं। तो अगर मुझे सॉल्वेंट का मास लाना है तो मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू मोल्स इनटू मोलर मास। सही बात है? मास या वेट इक्वल्स टू होता है मोल इनटू मोलर मास। वाटर का मोलर मास 18। क्वेश्चन में वाटर गिवन है, हाँ सॉल्वेंट वाटर है, इसलिए मोलर मास वाटर का 18 हो गया। यहां तक ठीक है। अब एक बात और बताओ, इस क्वेश्चन में आई की वैल्यू 1 कैसे हुई? यहां आई होता है ना बच्चों, आई कभी नहीं भूलना है, ध्यान रखना। आई की वैल्यू 1 क्यों हुई? क्योंकि क्वेश्चन में हमें स्पेसिफाई नहीं है सॉल्यूट कौन है, तो हमें आई 1 मानना है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट लेना है। ये बात हमेशा याद रखो। अब हमें मोलैलिटी फाइंड आउट करना था, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है ये वाला, आपको अच्छे से पता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। केजी में रखना होता है, लेकिन हमारे पास मास ग्राम में है, तो केजी में चेंज करने के लिए हमने 1000 से डिवाइड कर दिया। ठीक है। और मोल्स ऑफ सॉल्यूट मेरे पास ये रहे 1 मोल, 1 पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का मास 19 इंटू 18 और डिवाइड बाय 1000। सॉल्व किया बच्चों, मेरे पास आ गया 2.92 स्मॉल m। दैट इज द आंसर। आया समझ? ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60% बाय मास ऑफ यूरिया। यूरिया कौन है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई की वैल्यू क्या होती है? 1। तो हम पहले लिख लेते हैं इसको ताकि कंफ्यूजन ना हो। 60% बाय मास का मतलब क्या होता है? याद करो, हमने पढ़ा था परसेंटेज बाय वेट, W बाय W, ये वही है। 60 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है। इन एन एक्वस सॉल्यूशन, यानी सॉल्वेंट कौन हुआ? वाटर, एट 100 डिग्री सेल्सियस। देन फाइंड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फाइंड आउट करना है, तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? इक्वेशन 2 लिखवाया था उसमें मैंने, तो वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों। 100 डिग्री सेल्सियस पर हम जानते हैं वाटर का पी नॉट 760 mmHg होता है, 180 m होता है। क्लियर है? ये रही मेरी इक्वेशन 2 बच्चों, ये हमें पुट करनी है। यहां आई होता है, आपको याद आ रहा हो, लेकिन यहां आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? यूरिया के लिए 1 हो जाएगी। ठीक है। 60% बाय मास यूरिया का मतलब क्या? कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 60 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है। तो फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो मोल इक्वल्स टू होता है मास ऑफ यूरिया गिवन है, डिवाइडेड बाय यूरिया का मोलर मास भी 60 होता है। मेरे पास यहां से यूरिया के मोल्स आ गए। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है? एक्वस यानी वाटर है। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों? अब मुझे एक बात बताओ, सॉल्वेंट का मास कितना होगा? याद करो, सब हम सीख चुके हैं पहले। सॉल्यूट का मास 60 है,
सॉल्यूशन का मास 100 है, तो सॉल्वेंट का मास कितना होगा? 100 माइनस 60 दैट इज 40। 100 माइनस 60 40 क्या आएगा? सॉल्वेंट का मास। तो सॉल्वेंट का मास डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट वाटर का मोलर मास 18। यहां से मेरे पास सॉल्वेंट के मोल्स आ गए। तो सॉल्यूट के मोल्स आ गए, सॉल्वेंट के मोल्स आ गए। अब मैं यहां पे पुट कर देता हूं, स्मॉल एन की जगह बच्चों मैंने पुट कर दिया 1 मोल, स्मॉल एन की जगह 1, आई तो 1 है ही सही, आई की वैल्यू 1 है यूरिया के लिए। सॉल्वेंट के मोल्स पुट कर दिए 2.22। हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फाइंड आउट करना है। याद करो ये होता है लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। हमें पी नॉट माइनस पी एस दैट इज डेल्टा पी फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? डेल्टा पी, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, पी नॉट की वैल्यू वाटर की 760 होती है, यहां पुट कर दिया मैंने पी नॉट की जगह पे 760। 1 अपॉन इसको ऐड किया, कितना आ गया? 3.22। 760 को इधर ले गए, ये होती है बच्चों लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या है ये? लोवरिंग इन वेपर प्रेशर दैट इज डेल्टा पी से भी हम इसको डिनोट करते हैं। सॉल्व किया, वैल्यू आ गई ये वाली। समझ आ गया? इंपॉर्टेंट है, आया हुआ ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2SO4 एडेड टू 12 मोल्स ऑफ वाटर टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर बाय 10 mm ऑफ Hg। वही बात बच्चों, रिड्यूसेस बाय वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 50 mm ऑफ Hg। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है हम वो लिखते हैं। हमें K2SO4 का मोल्स फाइंड आउट करना है बच्चों। ठीक है, 12 मोल्स ऑफ वाटर, आपको बच्चों वाटर के मोल्स गिवन है 12। ओके, यहां तक ठीक है। ये वैल्यूज गिवन जो है वो मैं लिख रहा हूं, जो पूछा है वो मैंने लिख दिया। रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर बाय 10 mm ऑफ Hg। तो बच्चों जो P सॉल्यूशन है वो मेरा कितना हो जाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 50 mm ऑफ Hg। इनिशियली वेपर प्रेशर कितना था? 50। कितना रिड्यूस हो रहा है? 10। तो P सॉल्यूशन मेरे पास कितना आ गया बच्चों? 40 आ गया। क्लियर है यहां तक? अब मुझसे पूछा है नंबर ऑफ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2SO4। ठीक है, K2SO4 के लिए I की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, बता सकते हो मुझे? K2SO4 के लिए N कितना होगा? पहले तो ये बताओ। N होगा 2 पोटेशियम और 1 सल्फेट। ये एग्जांपल हमने पहले भी देखा था। 2 + 1 3। क्वेश्चन में हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा गिवन नहीं है। ठीक है, और जब अल्फा गिवन नहीं होता है तो हम I इक्वल्स टू क्या हो मानते हैं? N। ये हमने पढ़ा था, I इक्वल्स टू हो जाता है N। व्हेन अल्फा इज नॉट गिवन हम उसे अज्यूम करते हैं 100% यानी 1, तो I इक्वल्स टू हो जाता है N। तो मेरे पास I की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 3। समझ आ रहा है? K2SO4 के मोल्स फाइंड आउट करने हैं, वाटर के मोल्स गिवन है। PS सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, P नॉट में से 10 की कमी हो रही है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ गया 40। ओके, K2SO4 के लिए 2 पोटेशियम + 1 सल्फेट, N की वैल्यू हो गई 3। अल्फा गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो I इक्वल्स टू क्या हो जाता है? N। तो I की वैल्यू आ गई 3। अब फॉर्मूला कौन सा यूज करना है बच्चों? तो अब हमें P नॉट A माइनस PS डिवाइडेड बाय P नॉट A इज इक्वल्स टू I मल्टीप्लाई N अपॉन I मल्टीप्लाई N प्लस कैपिटल N। ये फॉर्मूला क्यों यूज किया मैंने बच्चों? इक्वेशन 2 यूज क्यों कर रहा हूं मैं? उसका रीजन है बच्चों, उसने आपसे इस बार सॉल्यूट के मोल्स पूछे हैं। हाँ, आप इक्वेशन 3 भी यूज कर सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों उससे हमारी वैल्यू थोड़ी सी यहां पे डिफर कर सकती है, क्योंकि सॉल्यूट के मोल्स पूछे हैं। तो बच्चों सॉल्यूट के मोल्स तो नीचे भी आ रहे हैं, और जो इक्वेशन 3 है उसमें सिर्फ सॉल्यूट के मोल्स ऊपर होते हैं और नीचे सिर्फ सॉल्वेंट के मोल्स होते हैं। जब आपको सॉल्यूट के मोल्स निकालने एक्यूरेटली, तो बच्चों नीचे भी तो है सॉल्यूट के मोल्स, यहां पे वो भी तो ऐड हो रहे हैं, तो आपको उसको भी तो कंसीडर करना होगा ना। यहाँ पे इसको नेग्लेक्ट तो कर नहीं सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में डाइल्यूट तो गिवन नहीं है, डाइल्यूट सॉल्यूशन तो है नहीं। इसलिए आपको अगर सॉल्यूट के मोल्स का एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट करना है एग्जैक्ट, तो आपको एग्जैक्ट ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ताकि आप N की वैल्यू एग्जैक्ट फाइंड आउट कर सको। समझ आ रही है बात? क्लियर है? तो हम वैल्यू पुट करते हैं बच्चों। P नॉट A कितना गिवन है क्वेश्चन में? 50। P सॉल्यूशन हम निकाल चुके हैं 40 डिवाइडेड बाय P नॉट A कितना अगेन बच्चों? 50 इक्वल्स टू I की वैल्यू 3, N हमें फाइंड आउट करना है।
अगेन आई की वैल्यू 3, n फाइंड आउट करना है, प्लस वाटर के मोल्स हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है कितने, 12। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा 10/50, ये हो जाएगा बच्चों 3n प्लस 12, ये कितना हो जाएगा 1/5। तो जब आप इसको लिखोगे तो 1/5 इक्वल्स टू 3n प्लस 12। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 3n प्लस 12 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 15n बच्चों। सिंपल कैलकुलेशन है। अब कितना हो जाएगा ये 12 इक्वल्स टू 12n, तो बच्चों यहां से n की वैल्यू आ गई 1, तो मेरे पास आंसर आ गया बच्चों 1 मोल। आया समझ? ओके बच्चों, एक क्वेश्चन और देखते हैं। When 7 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट is dissolved in 100 ग्राम वाटर, it shows 70% आयनाइजेशन। मतलब बच्चों आपको अल्फा गिवन है 70%, और 70% का मतलब हो जाता है बच्चों 0.7। तो बच्चों अब देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चंस कराए थे जिनमें i = 1 था, फिर लास्ट क्वेश्चन में अल्फा गिवन नहीं था, इलेक्ट्रोलाइट था, तो i = n हो गया। एक क्वेश्चन वो हो गया। क्लियर है बात, समझ आ रही है? इक्वेशन 2 क्यों यूज किया था हमने लास्ट क्वेश्चन में? क्योंकि हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करने थे, इसलिए हमने इक्वेशन 2 फाइंड आउट किया, क्योंकि उसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ मोल्स होते हैं सॉल्यूट के। अब बच्चों इस क्वेश्चन में अल्फा गिवन है, इलेक्ट्रोलाइट गिवन है कैल्शियम नाइट्रेट, तो क्या मैं अब यहां पर i = डायरेक्ट n ले सकता हूं? नहीं। तो मैं इस बार ये फॉर्मूला यूज करूंगा बच्चों, i = 1 + n - 1 इंटू अल्फा वाला, ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा मैं। अब अगर अल्फा गिवन नहीं होता तो मैं यहां भी i = n ले लेता, लेकिन i हमेशा लेना है बच्चों, ध्यान रखना। तो i इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गई मेरी इक्वेशन 3, एवरग्रीन वाला फॉर्मूला आ गया वापस। P0A बच्चों वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है हमसे, कहीं पर भी कुछ नहीं बोला गया सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना लेना है। तो बाय डिफॉल्ट हम जानते हैं वाटर का, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कितना होता है 180 m, दैट इज 760 mm ऑफ Hg। तो मैंने पुट कर दिया 760, है ना। P सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है, नीचे भी P सॉल्यूशन। I की जगह मैंने ये रिलेशन पुट कर दिया 1 + n - 1 इंटू अल्फा। n की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, सिखाया था ना मैंने, वही सब यहां यूज हो रहा है। कैल्शियम के लिए 1 और NO3 होल ट्वाइस, तो जब ये आयनाइज होगा तो टोटल कितने आयंस मिलेंगे 3, एक कैल्शियम और 2 नाइट्रेट। तो n = हो गया बच्चों मेरे पास 3, n की वैल्यू पुट कर दी 3। देखा, अगर आप वांट ऑफ फैक्टर पहले नहीं पढ़ते तो आप ये न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाते बच्चों, कंफ्यूजन हो जाता। इसलिए हमने पहले ही वांट ऑफ फैक्टर समझ लिया, आई समझ लिया, अब हमें इजीली उसका यूज करना है, वैल्यू पुट करनी है। अल्फा 70% मतलब 0.7 गिवन है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है, इसका मोलर मास निकालोगे 164 आएगा। कैल्शियम का 40, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, टोटल करोगे 164। सॉल्वेंट वाटर है, वाटर का मास गिवन है डिवाइडेड बाय मोलर मास, सिंपल। सॉल्व करोगे इस पूरे को जब आप बच्चों, तो ये आएगा 0.0181। और अब यहां से आप सिंप्लीफाई PS फाइंड करोगे तो आपके पास 746.2 mm ऑफ Hg में आंसर आ गया, क्योंकि हमने ये mm ऑफ Hg में लिया था। समझ आ गया? क्लियर है? वांट ऑफ फैक्टर का यूज भी यहां पे हो गया। ओके बच्चों, तो बच्चों अब आते हैं हम नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? इंक्रीज होना, बढ़ना। और बॉइलिंग पॉइंट की बात हम वैसे पहले भी कर चुके हैं, बट एक बार हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली क्या होता है? टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉइल। ये हमने पढ़ा था कि जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तब लिक्विड में से बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, लिक्विड बॉइल होना स्टार्ट हो जाता है, उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्लियर है? तो यहां हम क्या पढ़ना चाहते हैं बच्चों? जब हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को वॉलेटाइल सॉल्वेंट में डाला था, तो क्या चेंजेस आ रहे थे, वो एक्चुअली हमें यहां पे दोबारा पढ़ना है। तो ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो मैंने आपको बताया, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज दैट टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
ठीक है, जब दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है तब लिक्विड बॉईल होना स्टार्ट कर देता है। यहां तक ठीक है। तो अगर हम इस बात को बच्चों इस ग्राफ के थ्रू समझें तो देखते हैं, ये बच्चों y एक्सिस पर है मेरे पास वेपर प्रेशर और x एक्सिस पे है टेम्परेचर। तो जब मैं टेम्परेचर और वेपर प्रेशर में ग्राफ प्लॉट करूंगा तो हम जानते हैं बच्चों, हमने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग में कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है, जानते हैं हम। अब हम बच्चों एज अ एग्जाम्पल वाटर लेकर चलते हैं, सॉल्वेंट कोई और भी हो सकता है पर हम सॉल्वेंट वाटर को लेकर अभी समझते हैं। हम एज अ एग्जाम्पल वाटर को समझते हैं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल होना स्टार्ट कर देता है, वहां पर उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है बच्चों? 1 atm। तो देखो y एक्सिस पे वेपर प्रेशर मैंने यहां पे मान लिया ये मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। कितना प्रेशर है? ये मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। क्या है बच्चों? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये मेरा। ठीक है, अब वाटर की बात हम कर रहे हैं। वाटर जब 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है, रूम टेम्परेचर पे होता है, तो क्या वाटर बॉईल करना स्टार्ट कर देता है बच्चों? नहीं ना, उस टाइम उसमें इवोपरेशन होता है लेकिन बॉइलिंग नहीं होती है। तो मान लेते हैं वाटर का 25 डिग्री सेल्सियस पर, किस पर बच्चों? हम एज ए एग्जाम्पल वाटर लेकर चल रहे हैं। मान लेते हैं वाटर का रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर कुछ वेपर प्रेशर है। मान लेते हैं बच्चों यहां पर हम इस जगह पर वाटर का कुछ वेपर प्रेशर है, होगा ना, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर इवोपरेट तो होगा, इवोपरेट होगा तो वेपर्स बनेंगी तो वेपर प्रेशर होगा। हाँ, बॉइलिंग स्टार्ट नहीं होगी अभी। तो मान लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का कुछ वेपर प्रेशर है। ठीक है, अब हम उसको बॉईल करना स्टार्ट कर रहे हैं। टेम्परेचर हम उसका धीरे 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 इंक्रीज कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे उसका वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो अब हम जैसे जैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं उसका वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। और बच्चों यहां जाते ही जैसे ही वाटर का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया ना, आपने क्या किया? रूम टेम्परेचर पे आपने एक बर्तन में पानी भर के रख दिया। अभी उसमें आप बॉइलिंग नहीं कर रहे हो, इवोपरेशन हो रहा है। अब आपने उसका गैस ऑन कर दिया तो अब धीरे धीरे टेम्परेचर वाटर क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब करता जा रहा है। टेम्परेचर आप बढ़ाते जा रहे हो, उसकी वेपर्स बढ़ती जा रही हैं। वेपर्स बढ़ती जाएंगी तो वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। जैसे ही वाटर का वेपर प्रेशर इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, लिक्विड बॉईल होना यानी वाटर बॉईल होना स्टार्ट कर देगा। अब उसमें बबल्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी को कहते हैं बच्चों बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हो गया बच्चों हमारा कौन? बॉइलिंग पॉइंट। तो इट इज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को डिनोट करते हैं टीबी नॉट से। प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को डिनोट करते हैं टीबी नॉट से। तो ये लाइन मेरी किसकी है? ये है बच्चों प्योर सॉल्वेंट। कौन है ये? प्योर सॉल्वेंट। क्लियर? तो रूम टेम्परेचर पर था तो उसका कुछ वेपर प्रेशर था, ये रहा। रूम टेम्परेचर पर उसका कुछ वाटर का वेपर प्रेशर था। टेम्परेचर बढ़ाते गए वेपर प्रेशर बढ़ता गया। जैसे ही वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हुआ, लिक्विड बॉईल होना स्टार्ट हो गया। यहां पर हमने उसको कह दिया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्लियर है? यहां तक समझ आई बात? अब बच्चों हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। याद करो जब हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को वॉलेटाइल लिक्विड में ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाता था। क्यों हो जाता था कम? क्योंकि सरफेस पर सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी आ जाते हैं। अब सॉल्यूट के पार्टिकल सरफेस पर आ गए तो वो हिंडर करेंगे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को, हमने समझा था। तो अब सॉल्वेंट इजीली इवोपरेट नहीं हो पाएगा क्योंकि सॉल्यूट उसको जकड़ लेगा, ट्रैप कर लेगा।
सरफेस पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे क्योंकि कुछ कुछ सॉल्यूट भी आ गया, वो भी जगह ऑक्यूपाई करेगा। तो सरफेस से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल थोड़े दूर चले गए तो वेपराइजेशन कम होगा, तो वेपर प्रेशर कम होगा, हाँ या ना। तो हम ये पढ़ चुके हैं बात कि सॉल्यूट जब हम ऐड करते हैं नॉन वॉलेटाइल प्योर वाटर में तो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। और हम पढ़ चुके हैं वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, याद करो हमने पढ़ा था, हाँ फैक्टर्स अफेक्टिंग में पढ़ा था, वेपर प्रेशर या बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। तो अब क्या मतलब हुआ कि वेपर प्रेशर हो गया कम, जैसे आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को वाटर में ऐड किया वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, और जब वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। इसी को कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम टाइप 2 के अंदर पढ़ रहे हैं, यानी पूरा टॉपिक हमारा सॉलिड इन लिक्विड के अंदर चल रहा है, अभी उसी पर बेस्ड है, ये ध्यान रखना है हमको। क्लियर है ना बात। तो अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमने पढ़ा था, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम हो जाता है ना। प्योर सॉल्वेंट से में जब हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो अब मान लेते हैं क्या बच्चों कि 25 डिग्री सेल्सियस पर 25 डिग्री सेल्सियस पर मान लेते हैं यहां सॉल्यूशन का कुछ वेपर प्रेशर है जो कि प्योर सॉल्वेंट से तो कम होगा। क्यों होगा कम, हम पढ़ चुके हैं क्या कि when a non-volatile solute is dissolved in a pure solvent, its vapor pressure is decreased and boiling point increases। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर मान लेते हैं सॉल्यूशन का कुछ वेपर प्रेशर है, ठीक है, बात समझ आ रही है। अब जैसे जैसे आप सॉल्यूशन का भी टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो उसका भी वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अब आप सॉल्यूशन की स्टडी कर रहे हो, सॉल्यूशन का भी रूम टेम्परेचर पे कुछ वेपर प्रेशर होगा। अब आप उसमें भी टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। जैसे ही वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा हमें बॉइलिंग पॉइंट मिल जाएगा, वहां लिक्विड बॉइल होना स्टार्ट कर देगा। अब ये हमारे पास आ गया सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। किसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया बच्चों, ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, टीबी से। क्लियर है। तो ये मेरे पास ग्राफ किसका हुआ बच्चों, सॉल्यूशन का। किसका हुआ ये ग्राफ, सॉल्यूशन का। तो देखो कितनी बढ़िया बात हुई बच्चों, जैसे ही आपने प्योर सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया, देखो वेपर प्रेशर कम हो गया सॉल्यूशन का। जैसे ही नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आपने यहां सॉल्वेंट में ऐड किया था, वेपर प्रेशर में कमी आ गई, वेपर प्रेशर कम हो गया, ग्राफ नीचे शिफ्ट हो गया। क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर है, तो वेपर प्रेशर कम हो गया। और जब वेपर प्रेशर कम हुआ तो देखो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, क्योंकि एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है। कितनी बढ़िया बात कि वेपर प्रेशर कम हुआ तो इधर देखो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, क्योंकि एक्स एक्सिस पे लेफ्ट टू राइट जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टीबी बड़ा है या टीबी नॉट बड़ा है बच्चों, टीबी इज ग्रेटर देन टीबी नॉट। और व्हाट इज टीबी, यहां टीबी कौन है बच्चों यहां पर, व्हाट इज टीबी हियर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट इज टीबी नॉट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है। रीजन, इसका रीजन क्या हुआ, क्योंकि पी नॉट और पी एस में से कौन ज्यादा होता है, पी नॉट। तो देखो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हुआ तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो ग्राफ से समझ सकते हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हुआ, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, डिफरेंस आ गया बच्चों। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, इसी को कहते हैं डेल्टा टीबी। क्या कहते हैं इसी को, डेल्टा टीबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसी को कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आई बात समझ। तो सॉल्यूशन का ग्राफ नीचे, सॉल्वेंट का ऊपर। रूम टेम्परेचर पर भी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा था, सॉल्यूशन का कम है। टेम्परेचर बढ़ाते गए सॉल्यूशन का, उसका भी वेपर प्रेशर बढ़ता गया, बॉइलिंग पॉइंट आ गया। लेकिन सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया है। अब बच्चों वही बात, मुझे एक बात बताओ, ये जो सॉल्यूशन मुझे मिला है, इस सॉल्यूशन में भी वेपराइज कौन हो रहा है, वाटर और सॉल्यूट दोनों या सिर्फ वाटर। बच्चों सॉल्यूशन में अभी भी हमने पढ़ा था
वेपर प्रेशर तो सॉल्यूशन में भी जो वेपर प्रेशर होता है वो सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से ही होता है, क्योंकि सॉल्यूट तो नॉन वॉलेटाइल है। तो एक्चुअली सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हुआ तो हमने बोला सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर कम हो गया, क्योंकि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट की वजह से ही तो है। क्लियर है बात, समझ आ गई? क्लियर। अब इसको आप यहां से अच्छे से नोट कर सकते हो, यही हमने समझा है। ये मेरे पास कौन है बच्चों? ये मेरे पास कौन है? इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देख लो, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट TB0। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। डिफरेंस आ गया, इस डिफरेंस को ही कहते हैं डेल्टा TB। और हियर TB इज ग्रेटर देन TB0। TB की वैल्यू बच्चों TB0 से ज्यादा है। आ गया समझ? दैट इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या हम बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर कम हुआ इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया? हाँ, यानी डेल्टा TB, जो हमारे पास डेल्टा TB आया, क्या मैं बोल सकता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P? हाँ, वेपर प्रेशर में जितनी कमी करते जाओगे बॉइलिंग पॉइंट उतना इंक्रीज होता जाएगा। वेपर प्रेशर कम करते जाओगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। यानी जितना नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते जाओगे, पानी में नमक मिलाते जाओ, पानी का वेपर प्रेशर कम होता जाएगा और पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। तो क्या कंक्लूजन हुआ कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो वेपर प्रेशर की लोअरिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेपर प्रेशर में लोअरिंग यानी वेपर प्रेशर में कमी बढ़ाते जाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन भी आता जाएगा। दैट इज अ कंक्लूजन। आया समझ? इस ग्राफ को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। एक एक पॉइंट यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके, क्लियर है? अब बात आगे करते हैं। द डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जैसे मैंने कहा, ये हमारे पास रिलेशन आ गया। डिफरेंस कैसे निकालते हैं? हायर माइनस लोअर। तो TB बड़ा है TB0 से, TB इज ग्रेटर देन TB0, इसलिए हायर माइनस लोअर। हियर हमारे पास TB0 क्या है बच्चों? यहां पर ज्यादा है। ये बात हम लिख चुके हैं पहले, है ना, इसलिए मैंने इसको रब कर दिया यहां से। तो बच्चों, व्हाट इज TB0? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। व्हाट इज TB? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। एंड व्हाट इज डेल्टा TB? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो TB इज ग्रेटर देन TB0। क्लियर है? यहां पे समझ आया? ये हमारे पास रिलेशन आया। अब ये भी हम पढ़ चुके हैं। द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। बताया ना अभी, जितना ज्यादा वेपर प्रेशर में कमी आती जाएगी बॉइलिंग पॉइंट उतना इंक्रीज होता जाएगा। वही ग्राफ से भी हमने देखा था। तो देखो, डेल्टा TB प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P, इट इज डेल्टा P। और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हमने पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि जो डेल्टा P होता है वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ये हम पढ़ चुके हैं। तो डेल्टा TB प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P, वेपर प्रेशर में कमी बढ़ाते जाओ, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन बढ़ता जाएगा बच्चों। और ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? रिलेटिव सॉल्यूट के मोल्स पर रिलेशन। अब हम एक डेरिवेशन कर रहे हैं बच्चों। अब जो मैं डेरिवेशन करवा रहा हूं वो हम डेल्टा TB का एक रिलेशन लाने जा रहे हैं। डेरिवेशन एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वही बात, बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें एक बार डेरिवेशन देखना ही होगा। फिर जो फाइनल रिलेशन आएगा न्यूमेरिकल्स में हम उसी को यूज करेंगे। ओके, नाउ व्हाट इज NB? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। व्हाट इज Na? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। बच्चों, ये जो है ना मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मोलर मास कांस्टेंट रहता है। यहां सॉल्वेंट आपने फिक्स कर दिया, जो एक बार आपने सॉल्वेंट फिक्स कर दिया वो चेंज नहीं होता है। तो सॉल्वेंट का मोलर मास बच्चों यहां पर कांस्टेंट है। फॉर अ सॉल्वेंट Ma इक्वल्स टू कांस्टेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कांस्टेंट है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहां से Ma हटा दूंगा तो इक्वल टू की जगह क्या आ जाएगा? प्रोपोर्शनल साइन आ जाएगा। जब आप कांस्टेंट वैल्यू हटा देते हो तो इक्वल टू की जगह पर प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो देखो प्रोपोर्शनल का साइन आ गया, Ma हटा दिया हमने। क्लियर है यहां तक? अब अगर मैं इस प्रोपोर्शनल को भी हटा दूं
तो मेरे पास एक नया कांस्टेंट आएगा, दैट इज के, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसे कहते हैं। और अब अगर मैं WB, कौन बच्चों, WB और MB, यानी इस WB और MB का जो रेशो है अगर मैं वो 1 मोल कर दूं, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये कौन है, ये NB है। अगर मैं सॉल्यूट के मोल्स 1 ले लूं और सॉल्वेंट का मास 1 ग्राम ले लूं तो डेल्टा TB इक्वल्स टू K हो जाएगा। एंड नाउ दिस K इज नोन एज एलिवेशन कांस्टेंट और मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट। यहां मॉलिक्यूलर वर्ड आ रहा है बच्चों, मतलब जब आप सॉल्यूट के मोल्स को 1 ले लो और सॉल्वेंट के मास को 1 ग्राम ले लो तो नाउ दिस K इज नोन एज एलिवेशन कांस्टेंट और मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट। क्लियर है? तो डेफिनेशन करने का मेथड है। अब बच्चों आगे देखते हैं। अगर आप सेकंड कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन थी, सेकंड कंडीशन, अगर आप W अपॉन MB को तो 1 मोल ही रहने दो, सॉल्यूट के मोल्स तो 1 रहने दो, लेकिन अगर आप सॉल्वेंट का मास 1000 ग्राम मतलब 1 kg ले लोगे बच्चों, अगर आप सॉल्वेंट का मास 1 किलोग्राम ले लोगे तो अब इस K को K नहीं कहेंगे, अब इस K को KB कहते हैं। दैट इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि याद करो मोलैलिटी में सॉल्वेंट का मास 1 kg किलोग्राम में लेते हैं हम। तो अगर आप सॉल्वेंट का मास kg में डिफाइन कर रहे हो तो अब आप इस K को KB कहोगे। दैट इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ये मॉलिक्यूलर था जब आपने मास 1 ग्राम लिया था सॉल्वेंट का, लेकिन अगर आप सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में डिफाइन कर रहे हो तो अब उसका नाम हो जाएगा मोलल, मोलैलिटी से रिलेटेड हो गया अब वो। इसीलिए तो जो एक K अपॉन 1000 है बच्चों मेरे पास, कौन सा बच्चों, अब हमने क्या किया, इस WA की जगह पर 1000 पुट कर दिया, इस WA की जगह 1000 पुट कर दिया, 1 kg पुट कर दिया, तो K अपॉन 1000 को नया कांस्टेंट बोल दिया, दैट इज KB। तो यहां से मैं बोल सकता हूं K इक्वल्स टू KB मल्टीप्लाई 1000, और अब इसकी वैल्यू को मैं यहां पे पुट कर दूंगा तो मेरे पास ये आ गया। आया समझ? क्लियर? अब मुझे बताओ ये कौन है बच्चों, ये है मोलैलिटी, स्मॉल m। आ गया होगा आपको बात समझ। अब हमने यहाँ पे 1000 ग्राम 1 kg क्यों लिया? क्योंकि हमें पता था हमारे पास मोलैलिटी आने वाला है रिलेशन। तो जैसे ही WA को 1 kg पुट कर दिया, ये बन गया मोलैलिटी का फॉर्मूला। इसीलिए हमने इसको बोला मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। यहां नहीं बोल सकते थे क्योंकि सॉल्वेंट का मास जब 1 ग्राम होता है तो मोलैलिटी नहीं होता है। क्लियर? तो मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया, ये हो गया स्मॉल m, दैट इज मोलैलिटी। आया समझ बच्चों? क्लियर है? तो अब हमारे पास फाइनल कंक्लूजन क्या आया देखते हैं बच्चों। ये आया, ये हमारे पास फाइनल कंक्लूजन हो गया, ये फाइनल फॉर्मूला आ गया। यही आपको बच्चों डायरेक्ट लर्न करना है। अब डेल्टा TB इक्वल्स टू TB माइनस TB नॉट, हाइयर माइनस लोअर। व्हाट इज TB? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट इज TB नॉट? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बच्चों फिर वही बात, मैंने यहाँ I से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो मेरे पास रिलेशन ये आया था, लेकिन मैंने फाइनली जब लिखा तो मैंने I से मल्टीप्लाई कर दिया। बताओ क्यों? देखते हैं क्यों। देखो KB का नाम हो गया मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। अभी बताता हूं। देखो, हेंस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहले तो मुझे ये बताओ आप, बॉइलिंग पॉइंट का जो एलिवेशन है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है? देखो आप रिलेशन में, मोलैलिटी इक्वल्स टू होता है NB अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। यही होता है ना मोलैलिटी का फॉर्मूला। बताओ सॉल्यूट के मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है? तो डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। दैट्स व्हाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है उसमें हम आगे I से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं I से मल्टीप्लाई? वापस वही बात हमने RLVP में भी किया था, क्योंकि I ही तो आपको बताएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या चेंज हो रहा है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए जब भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का रिलेशन आएगा हम उसमें आगे I से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट इज वांट ऑफ फैक्टर ही हेल्प करेगा हमारी। तो व्हाई इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? बिकॉज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। I से मल्टीप्लाई किया, क्यों किया? क्योंकि वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो हमेशा आपको I तो लेना ही है फॉर्मूले में। I भूल गए आंसर गड़बड़ हो जाएगा बच्चों।
नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी हमारी। अच्छा, केबी के नाम क्या क्या हैं? इसे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं और इसे एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट के एलिवेशन की स्टडी को एब्यूलोस्कोपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की स्टडी को एब्यूलोस्कोपी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एब्यूलोस्कोपी कहते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट भी होता है बच्चों एब्यूलोस्कोपिक, तो उसी से इसका नाम रख दिया एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। ओके, तो ये फाइनल फॉर्मूला आया, ये अब आपको डायरेक्ट लर्न करना है। इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो बच्चों अभी हमने केबी पढ़ा। केबी इज नोन एज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। नाउ जो केबी है बच्चों डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। इट मींस डिफरेंट सॉल्वेंट शोज डिफरेंट वैल्यू ऑफ केबी। हर सॉल्वेंट की केबी की वैल्यू डिफरेंट होती है। उसका रीजन क्या है वो हमें थर्मोडायनेमिक रिलेशन से पता लगता है। ये रिलेशन एज सच बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, बट फिर भी हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि केबी की वैल्यूज को फाइंड आउट कहां से किया गया है। हियर टीबी नॉट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, इट इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, डेल्टा एच वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन पर मोल ऑफ सॉल्वेंट, एंड एलवी इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। बच्चों डिफरेंट सॉल्वेंट की ये वैल्यूज डिफरेंट होंगी। जब यहां पुट करेंगे तो केबी की वैल्यूज भी डिफरेंट आएंगी। क्लियर? तो डिफरेंट सॉल्वेंट्स के लिए डिफरेंट सॉल्वेंट्स शोज डिफरेंट वैल्यू ऑफ केबी। डिफरेंट सॉल्वेंट्स शो डिफरेंट वैल्यू ऑफ केबी। तो बच्चों मॉड्यूल में केबी और टीबी नॉट की एक वैल्यू है, इसकी टेबल है। मॉड्यूल में केबी और टीबी नॉट की एक टेबल गिवन है, वो हमें लर्न नहीं करनी है। क्वेश्चन में केबी और टीबी नॉट की वैल्यूज गिवन होती हैं। हाँ, वाटर है तो कभी कभी वाटर के लिए केबी और टीबी नॉट की वैल्यू गिवन नहीं होती है, तो हम चाहें तो उसे लर्न कर सकते हैं। तो वाटर के लिए केबी की वैल्यू होती है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। बच्चों मैं इस यूनिट को ये भी लिख सकता हूं, डिग्री सेल्सियस केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो सर आपने डिग्री सेल्सियस में लिख दिया तो वैल्यू चेंज हो जाएगी? नहीं बच्चों, क्यों नहीं होगी उसका रीजन देखते हैं। मेरे पास फॉर्मूला है डेल्टा टीबी इक्वल्स टू आई इंटू केबी इंटू एम। अगर मैं केबी को लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा डेल्टा टीबी अपॉन आई इंटू एम। बच्चों डेल्टा टीबी इज अ चेंज ऑफ टेम्परेचर। चेंज को आप डिग्री सेल्सियस में लिखो या केल्विन में लिखो सेम ही आएगा, डिफरेंस टेम्परेचर का सेम ही आएगा। इसलिए आप यहां डिग्री सेल्सियस लिखो या केल्विन लिखो, वैल्यू सेम रहेगी। ओके, मोलैलिटी की यूनिट होती है मोल पर केजी, तो मोल पर केजी तो ऊपर आ गया इसलिए केजी आ गया, और मोल नीचे था तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मोल इनवर्स। तो इस तरह से हमें यूनिट भी समझ आ जाती है। ओके, क्लियर है बात? नेक्स्ट देखते हैं बच्चों अब। ओके बच्चों, हम स्पेशल पॉइंट्स देखते हैं कुछ। सबसे पहला, इन प्रेशर कुकर फूड इज कुक्ड प्रॉपरली। बच्चों प्रेशर कुकर में हमसे पूछा जाता है कि जो फूड होता है, खाना, वो जल्दी क्यों पक जाता है, कम टाइम में क्यों पक जाता है, क्यों कुक हो जाता है कम टाइम में? उसका रीजन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बढ़ जाता है, दैट इज द रीजन। और बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ जाता है। तो बच्चों इस बात को अगर हम समझना चाहें तो सपोज मान लेते हैं ये एक हमारा प्रेशर कुकर है, ठीक है। और प्रेशर कुकर अगर आप जानते हो तो बच्चों इस तरह से हमारा यहां से ये पैक होता है, सील्ड पैक होता है, सील पैक होता है प्रेशर कुकर। अब आपने सपोज इसमें बच्चों फिल कर दिया वाटर। क्या फिल कर दिया आपने इसमें? सपोज वाटर फिल कर दिया, और जिस फूड को आप कुक करना चाहते हो वो फूड आपने इसमें रख दिया। तो ये तो हो गया फूड जिसको आप कुक करना चाहते हो। और बच्चों ये हो गया हमारा वाटर। वाटर का जनरल अगर हम बात करें नॉर्मली तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहां क्या प्रॉब्लम हुई? जैसे ही आप इसको हीट करना स्टार्ट करते हो तो वाटर के मॉलिक्यूल्स एनर्जी एब्जॉर्ब तो कर रहे हैं लेकिन बॉईल करना स्टार्ट नहीं करते हैं अभी। क्यों? क्योंकि जब इनकी वेपर्स फॉर्म होती है, जो लिक्विड की वेपर्स फॉर्म हो रही है, अब क्या हो रहा है ना, बाहर से सील पैक है, क्या ये जो वेपर्स हैं, वेपर्स बनेंगी, फिर बच्चों कंडेंसेशन होगा, वेपर प्रेशर फॉर्म होगा। लेकिन जो वेपर प्रेशर बनेगा क्या वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कांटेक्ट में जल्दी से आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। नॉर्मली जब आ पाता है वैसा अब यहां नहीं आ पाएगा क्योंकि आपने सील पैक कर रखा है।
तो ये जो वेपर्स हैं, यानी जो वाटर का वेपर प्रेशर है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कांटेक्ट में अब जल्दी से नहीं आ पाएगा। तो वाटर एनर्जी अब्सॉर्ब करता जा रहा है, एनर्जी अब्सॉर्ब करता जा रहा है, लेकिन उसकी वेपर्स का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कांटेक्ट में नहीं आ पा रहा है। क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि उसके ऊपर से प्रेशर लग रहा है। जैसे वेपर्स बनना शुरू होती हैं, प्रेशर कुकर में प्रेशर लग गया, आपने उस पर प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशराइज करके आपने उसको पैक करके अंदर भर दिया, तो एक्चुअली यहां पर क्या हुआ, प्रेशर बढ़ गया ऑन वाटर। वाटर पर प्रेशर आपने बढ़ा दिया ऊपर से। जब आप उसके ऊपर वाटर के मॉलिक्यूल्स के ऊपर आप प्रेशर बढ़ा दोगे तो उसका लिक्विड जल्दी से बॉइल यानी वेपर्स यानी बबल्स बनाने में उसको डिफिकल्टी होगी। तो आपने क्या किया, प्रेशर कुकर को पैक कर दिया। सील पैक होता है प्रेशर कुकर, बिल्कुल अच्छी तरह से पैक कर दिया, तो वाटर के ऊपर प्रेशर बढ़ गया। तो वाटर की सरफेस पर एक्चुअली हो क्या रहा है, वाटर की सरफेस पर प्रेशर बढ़ गया। जब वाटर की सरफेस पे प्रेशर बढ़ जाएगा तो वाटर के मॉलिक्यूल्स उतना इजीली बबल्स नहीं बना पाएंगे, वेपर्स फॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वाटर एनर्जी तो अब्सॉर्ब करता जा रहा है, लेकिन प्रेशर ऊपर से लगने की वजह से वो जल्दी से बॉइल नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, 100 से ज्यादा हो जाता है प्रेशर कुकर के अंदर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। यानी 100 पर बॉइल नहीं हो रहा है, इट रिक्वायर मोर टेम्परेचर टू बॉइल। जब तक ये ऊपर वाले प्रेशर को ओवरकम नहीं कर देगा वाटर की वेपर्स, जब तक ऊपर के प्रेशर को ओवरकम नहीं करेगा वाटर बॉइल होना स्टार्ट नहीं होगा। तो 100 से ज्यादा पे बॉइल होता है। तो हो क्या रहा है, वाटर ने एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली 100 तक भी एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली, ये पूरा सिस्टम एनर्जी अब्सॉर्ब करता जा रहा है, लेकिन वाटर अभी भी बॉइल नहीं हो रहा है। 100 से ज्यादा भी पहुंच गया, 120 हो गया, सपोज 110 हो गया, तो ये पूरे सिस्टम ने इतनी ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली पर वाटर बॉइल नहीं हुआ। तो ये पूरा सिस्टम इतना गर्म हो गया। अब वाटर के मॉलिक्यूल्स इतने हीटअप हो चुके हैं तो जो फूड है वो सारी एनर्जी फूड को ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि फूड भी वहीं रखा हुआ है। तो पानी की सारी एनर्जी फूड में ट्रांसफर होती जाएगी। इसी को लैटेंट हीट कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटेंट हीट। तो वाटर की सारी एनर्जी फूड में ट्रांसफर होती जाएगी और फूड हमारा जल्दी से कुक हो जाएगा। हमें फूड को कुक करना है ना बच्चों। तो वाटर एनर्जी अब्सॉर्ब करता जा रहा है और वो सारी एनर्जी फूड को ट्रांसफर करता जा रहा है, फूड जल्दी से कुक हो जाएगा। लेकिन वाटर इवोपरेट नहीं हो पाया, मतलब जल्दी से हवा में नहीं उड़ पाया, वाटर अभी भी रखा हुआ है। सोचो अगर वाटर जल्दी बॉईल हो जाता तो वो तो हवा में उड़ता जाता बाहर गायब हो जाता, तो फूड तो हमारा कुक नहीं हो पाता। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, एनर्जी बहुत ज्यादा एब्सॉर्ब कर ली, फूड जल्दी से कुक हो गया। इसका मतलब कि जब आप प्रेशर बढ़ा देते हो किसी की सरफेस पर तो लिक्विड जल्दी से बॉइल इवोपरेट नहीं हो पाता है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। समझ आई बात? क्लियर? एक और देखते हैं बच्चों। एट हायर एल्टीट्यूड्स, बच्चों हायर एल्टीट्यूड्स, सपोज आप चले गए माउंट एवरेस्ट पर। कहां चले गए बच्चों? सपोज आप माउंट एवरेस्ट पर चले गए, सबसे टॉप पर चले गए। जब आप हायर एल्टीट्यूड पर चले जाते हो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया, तो मैंने अभी बताया था ना कि जब प्रेशर बढ़ जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। सरफेस पर जब प्रेशर बढ़ेगा तो लिक्विड जल्दी से बॉइल नहीं होगा, लेकिन हायर एल्टीट्यूड पर प्रेशर कम हो गया तो फिर बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी इस बार क्या हो रहा है कि लिक्विड के सरफेस पर ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है वो कम लग रहा है। तो लिक्विड पर ऊपर से प्रेशर कम लग रहा है तो लिक्विड को हवा में जाने में डिफिकल्टी कम होगी, तो वो जल्दी इवोपरेट होगा, जल्दी वेपर्स बनाएगा, तो जल्दी बॉइल होगा। और जब बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया तो सोचो इस बार अगर आपने एक बर्तन में पानी भरा और उसमें फूड रख दिया तो क्या अब फूड जल्दी से कुक हो पाएगा? जस्ट उसका अपोजिट हो गया। अब पानी तो आपने उसको गर्म किया, तो गर्म करने पर पानी तो 100 से कम डिग्री सेल्सियस पर ही बॉइल होना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर कम लग रहा है। अब वो फ्री हो गया, मस्त हो गया, वो जल्दी जल्दी इवोपरेट होगा, वेपर्स बना लेगा, जल्दी बॉईल हो जाएगा, वाटर सारा उड़ता जाएगा और बेचारा फूड अकेला रह जाएगा, यानी फूड अच्छे से कुक नहीं हो पाएगा। तो एट हायर एल्टीट्यूड्स फूड इज नॉट कुक्ड प्रॉपरली बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीज ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन इट। समझ आ गई बात? तो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हो गया ये, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड हमें आना चाहिए। ओके बच्चों, क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, अब हम बॉइलिंग पॉइंट यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करते हैं। ओके, फर्स्ट 30 gram of urea is present in 100 gram of water, then find out boiling point of solution in degree Celsius। बहुत इजी है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों।
सबसे पहले आप मुझे बताइए आपको सॉल्यूट का मास कितना गिवन है, दैट इज 30 ग्राम, ठीक है। 100 ग्राम ऑफ वाटर में प्रेजेंट है। सॉल्वेंट का मास गिवन है बच्चों आपको 100 ग्राम। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को बच्चों टीबी से शो करते हैं, आपको टीबी फाइंड आउट करना है। अब मुझे बताओ बच्चों वाटर, देखो बच्चों क्वेश्चन में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको गिवन नहीं है, तो आपको लर्न होना चाहिए, यू हैव टू नो टीबी नॉट ऑफ वाटर जो मैंने आपको बताया था 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, टीबी फाइंड आउट करना है और ये दोनों वैल्यू गिवन है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। हाँ एक और बात, यूरिया इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो बताओ इसके लिए आई की वैल्यू कितनी होगी 1, तो मेरे पास आई की वैल्यू होगी 1, आई कभी नहीं भूलना है। तो ये रहा हमारे पास फॉर्मूला, यहाँ पे मल्टीप्लाई हम आई करते हैं फॉर्मूले में, लेकिन आई की वैल्यू यहाँ कितनी है बच्चों 1। टीबी नॉट वाटर का 100, तो टीबी माइनस टीबी नॉट रिलेशन फॉर्मूला था, टीबी नॉट हमें पता है वाटर का, केबी की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, वैसे गिवन होती है जनरली बट अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अच्छा है लर्न हो जाए। 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, या डिग्री सेल्सियस भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बताया मैंने आपको। केबी की वैल्यू हमें पता है। मोलैलिटी इक्वल्स टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट 30 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास गिवन है 100 ग्राम, केजी में रखना है इसलिए डिवाइडेड बाय 1000। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अब आपने इसको सॉल्व किया, पूरे को सॉल्व किया, इस 100 को आप उधर ले गए, ऐड हो जाएगा, आपके पास ये फाइनल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। इस तरह से सिंपली सॉल्व करना है, इंपॉर्टेंट आई नहीं भूलना है, बाकी तो बहुत इजी है, फॉर्मूला बेस्ड है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 0.86 ग्राम ऑफ सॉल्यूट जिसका मॉलिक्यूलर वेट गिवन है डिसॉल्व्ड इन 25 ग्राम ऑफ एसीटोन, व्हेन फाइंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन। बच्चों इस बार एसीटोन सॉल्वेंट है, तो देखो सॉल्वेंट चेंज कर दिया ना, तो उसने आपको बॉइलिंग पॉइंट दे दिया सॉल्वेंट का, उसके केबी की वैल्यू भी दे दी, लेकिन केबी की वैल्यू में उसने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, पर 100 ग्राम दिया है। तो देखते हैं बच्चों क्या कहना चाह रहा है वो। देखो सबसे पहले तो केबी की वैल्यू उसने आपको दी है 17 पर 100 ग्राम, और केबी की यूनिट क्या होती है बच्चों? केबी की यूनिट होती है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। किलोग्राम होना चाहिए, ये ध्यान रखना बच्चों, यूनिट थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा हमको। ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन, बाकी बहुत इजी है, फॉर्मूला भी इजी है, कैलकुलेशन भी थोड़ी इजी है। यहां पर 17 पर 100 ग्राम, तो बच्चों हमें इस ग्राम को केजी में चेंज करना होगा, क्योंकि केबी की वैल्यू केजी में ही होनी चाहिए। तो केजी में चेंज करने के लिए डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 1000, तो 100 ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया, देखो मेरे पास यूनिट आ गई किलोग्राम के अंदर। तो ये ध्यान रखना होगा, मैं क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ना होगा, डायरेक्ट पुट कर दोगे तो गलत हो जाएगा। अब तो सिंपल फॉर्मूला है, टीबी माइनस टीबी नॉट इक्वल्स टू केबी इंटू एम इंटू आई होता है यहां पर, हाँ या ना बच्चों? अब फिर वही बात, सॉल्यूट आपको डिफाइन नहीं कर रखा सॉल्यूट कौन है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान रखना बच्चों ये आई वाली बात, तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा क्वेश्चन में 1 हो जाएगा। अब टीबी नॉट एसीटोन का, प्योर वाटर एसीटोन का आपको बॉइलिंग पॉइंट गिवन है, पुट कर दिया मैंने यहां पर, आई हो गया 1, केबी की वैल्यू आ गई 1.7, मोलैलिटी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000। क्यों किया? क्योंकि केजी में चेंज करना है। अब तो सिंपली इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आ गया टीबी का बच्चों। ये आई बात समझ? बहुत इजी है, ये ध्यान रखना था, इसमें केजी में चेंज करना था, आई की वैल्यू 1। ओके, प्रैक्टिस करना है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा बच्चों डिफरेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंथी है, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है। पढ़ते हैं क्वेश्चन। द वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज। ये क्वेश्चन बच्चों वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट दोनों से रिलेटेड है, इसमें दोनों फॉर्मूला यूज होंगे बच्चों। अच्छा है, देखते हैं। सॉल्यूशन का बॉइलिंग वेपर प्रेशर आपको गिवन है सुक्रोज, सुक्रोज इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो पहले ही लिख लो इसकी आई की वैल्यू 1 होती है। देन फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी क्वेश्चन क्या हुआ, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर गिवन है,
सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है। इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर हमें पता भी है और इसने गिवन भी है, केबी ऑफ वाटर भी गिवन है। क्लियर है बात? सॉल्व करें इसको। तो देखो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं हमारे पास सिंपल RLVP का जो फॉर्मूला होता है, P नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल्स टू एक्स बी, दैट इज इक्वेशन 2। ये क्यों यूज कर रहा हूं मैं फॉर्मूला यहां पर, वो भी आपको समझ आ जाएगा। P नॉट ए क्वेश्चन में प्योर वाटर का गिवन है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर गिवन है 732 mm ऑफ Hg। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। P नॉट ए पुट कर दिया, यहां से बच्चों मैंने XB निकाल लिया। व्हाट इज XB? XB इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब मैंने क्या किया, इस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को याद करो, ये रिलेशन हमने इसके क्वेश्चंस भी किए थे, इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था ना आगे भी काम आएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को मैंने इस रिलेशन में पुट कर दिया XB की जगह पर। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस XB, 1 माइनस XB। यहां से मैंने बच्चों मोलैलिटी निकाल लिया, और वाटर गिवन है एक्वस सॉल्यूशन, वाटर का मोलर मास 18 होता है। यहां से मेरे पास मोलैलिटी आ गई। तो देखो क्या किया, ये फर्स्ट स्टेप हुआ, ये हुआ यहां पे सेकंड स्टेप। पहले मैंने इस रिलेशन से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाला, फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट से मैंने मोलैलिटी डिटरमाइन किया, और अब मुझे पता है बॉइलिंग पॉइंट के रिलेशन में मोलैलिटी आता है, ये रहा रिलेशन। तो थर्ड स्टेप तो थोड़ा सा लेंथी है बट इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में। तो डेल्टा टीबी इक्वल्स टू टीबी माइनस टीबी नॉट इक्वल्स टू केबी इंटू एम इंटू आई, और आई की वैल्यू मैंने आपको यहां बताया सुक्रोज है इसलिए 1, सुक्रोज के लिए आई की वैल्यू 1 होती है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। टीबी नॉट हमें पता है 100, तो टीबी माइनस टीबी नॉट, केबी की वैल्यू गिवन है, और बच्चों मोलैलिटी हम वहां से पुट कर चुके हैं, इसको यहां पे रख दिया हमने, सॉल्व किया, मेरे पास ये आंसर आ गया। समझ आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 11 ग्राम बैरियम नाइट्रेट इज एडेड टू 100 ग्राम H2O, देन सॉल्यूशन बॉइल्ड एट इतना, देन फाइंड आउट डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ सॉल्ट। मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, अल्फा फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा। और ये कौन है, इलेक्ट्रोलाइट है, और इलेक्ट्रोलाइट के लिए अब आई हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा, और क्वेश्चन में अल्फा पूछा है। समझ आ रही है बात? तो देखते हैं कैसे करते हैं बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगेन ये फिर वही बात, आई से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। तो बच्चों ये डेल्टा टीबी का मेरे पास फॉर्मूला है, आई मल्टीप्लाई के बी इंटू एम, ये कौन है, मोलैलिटी, दैट इज स्मॉल एम। डेल्टा टीबी मुझे बच्चों क्वेश्चन में गिवन है कितना, 100.46। क्या मुझे डेल्टा टीबी गिवन है बच्चों? डेल्टा टीबी इक्वल्स टू होता है टीबी माइनस टीबी नॉट। टीबी मुझे क्वेश्चन में गिवन है 100.46, लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, सॉल्यूशन बॉइल्ड एट, मतलब आपको सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट गिवन है। प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हम जानते हैं 100, तो यहां से डेल्टा टीबी कितना आ गया, 0.46 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चों वही बात, अगर आप इन दोनों को केल्विन में चेंज करो तो भी डिफरेंस वही आएगा। तो डिफरेंस जो है ना टेम्परेचर का, वो सेम ही आएगा, इसलिए उसमें आप कंफ्यूज ना हो बच्चों। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन गिवन था, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है, डेल्टा टीबी की वैल्यू मैंने यहां पे पुट कर दी। आई अभी मुझे नहीं पता क्योंकि अल्फा पूछा है, अगर अल्फा गिवन होता तो मैं आई फाइंड आउट कर लेता, ठीक है। केबी की वैल्यू हमें पता है, इनटू ये कौन है, इट इज मास ऑफ सॉल्यूट, क्वेश्चन में गिवन है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट भी आपको क्वेश्चन में गिवन है 260, मल्टीप्लाई मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वाटर का मास गिवन है 100 ग्राम, केजी में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 1000 कर दिया। यहां से बच्चों मैंने आई की वैल्यू सॉल्व कर ली। समझ आ रही है बात? आई की वैल्यू सॉल्व कर ली। तो क्या किया, टीबी माइनस टीबी नॉट से डेल्टा टीबी निकाला, यहां पुट किया, सारी वैल्यूज पुट की, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास, सॉल्वेंट का मास गिवन है 100 ग्राम, केजी में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड किया, आई की वैल्यू डिटरमाइन की। अब मुझे पता है ये रिलेशन, आई इक्वल्स टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एल्फा। आई की वैल्यू मैंने यहां पे पुट कर दी। अब एन की वैल्यू बताओ बच्चों कितनी होगी। तो बैरियम नाइट्रेट में एक बैरियम का एक आयन मिलेगा Ba+2, इस तरह से
हम पहले भी कर चुके हैं ये। और कितने हैं ये? 2, तो कितना हो जाएगा 2NO3 माइनस, तो मुझे बताओ बच्चों n की वैल्यू कितनी हो गई 3, 2 तो NO3 और एक Ba+2, n की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट कर दी, यहां से मेरे पास अल्फा आ गया सॉल्व करने पे 0.545, और अगर परसेंटेज में लाना हो तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। आया समझ?